नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश चंद अमरेश एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। हम लोगों ने एक आर्थिक भूगोल की सीरीज प्रैक्टिस सेशन का सीरीज शुभारंभ किया था और उसमें हम लोगों ने 107 प्रश्न का अभ्यास कर चुके थे और आज हम लोग 108 प्रश्नों का शुरुआत करते हैं। तो जितने भी परीक्षार्थी हैं आप सभी लोग इसको जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे वह उसके लिए आपके लिए उतना ही बेनिफिट महत्वपूर्ण होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 108 को हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है ये ध्यान से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, निम्न में से क्या कारण है कि सूती वस्त्र उद्योग तैयार करने की इकाई मुख्यतः बाजार के समीप स्थापित होती है। क्या कारण है कि वह बाजार के समीप स्थापित होती है। पहला ऑप्शन कह रहा है रुई को उसकी उपलब्धता के आधार पर काता नहीं जा सकता है। दूसरा कह रहा है सूती वस्त्र या बुने या तैयार कपड़ों पर रुई की अपेक्षा प्राय अधिक परिवहन खर्च करना पड़ता है। अगला कह रहा है कपड़े बुनने के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है तो बाजार समीप में ही उपलब्ध होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो सूती वस्त्र उद्योग को तैयार करने की जो मुख्य इकाई होती है वह बाजार के ही समीप होता है। तो बाजार के समीप क्यों होता है, उसका मूल रीजन यह है कि जहाँ रुई उपलब्ध होगा वहाँ कातने की सुविधा नहीं होती है, और जहाँ कपड़ा तैयार किया जाएगा और जहाँ कपड़ा सूत मिल रहा है, ठीक है ना, वहीं पर यदि किया जाए तो वह क्या करता है, परिवहन खर्च ज़्यादा पड़ जाएगा और श्रमिकों को कुशल श्रमिक की आवश्यकता किया जाए तो वह बाजार के समीप ही मिलेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इधर क्या करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 को हम लोग ध्यान से देखते हैं। 109 निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का बृहत्तम ऊनी वस्त्र उत्पादक देश है। क्या चीन है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है या जापान है। तो ऊनी वस्त्र का सबसे बड़ा देश विश्व में कौन सा है, वह संयुक्त राज्य अमेरिका है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन 110 की ओर पहुंचते हैं और 110 नंबर का निम्नलिखित में से कौन विकास क्रम की दृष्टि से वस्त्र उद्योग का एक भाग है। किसका भाई, विकास क्रम की दृष्टि से उद्योग का एक भाग है। क्या परंपरागत उद्योग जिसमें प्राकृतिक रेशों का प्रयोग होता है, या आधुनिक उद्योग जिनमें कृत्रिम रेशों का प्रयोग होता है। आधुनिक उद्योग जिनमें प्राकृतिक कृत्रिम दोनों प्रकार के रेशों का प्रयोग होता है, उपरोक्त सही। तो जो विकास क्रम की दृष्टि से वस्त्र का एक भाग है वह परंपरागत उद्योग प्राकृतिक, ध्यान दीजिएगा क्या क्या है भाई, वह प्राकृतिक भी है, वह क्या है भाई, प्राकृतिक रेशा भी है, वह कृत्रिम रेशा भी है, प्राकृतिक कृत्रिम दोनों है, अर्थात उपरोक्त डी इज द करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर है हमारा 111 क्या कह रहा है, न्यूयॉर्क क्षेत्र का वृहत्तम उद्योग किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, पोशाक उद्योग किया जाता है, लौह इस्पात उद्योग किया जाता है, इंजीनियरिंग उद्योग किया जाता है, रसायन उद्योग किया जाता है। तो जो न्यूयॉर्क क्षेत्र है यह यूएसए में है। यूएसए के किस क्षेत्र में है, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं किस क्षेत्र में भाई। आइए मैपिंग से इसको देखते हैं, हम सभी लोग थोड़ा सा देखते हैं। आप लोग ये देखिएगा मैप, ये आपको यूएसए का हमने बनाने का प्रयास किया है और ये यहाँ से ऐसे और यहाँ पर, तो यहाँ पर यूएसए का वाशिंगटन डीसी, राजधानी वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी फेमस शहर हैं और यहीं पर ये न्यूयॉर्क क्षेत्र अवस्थित है। क्या है भाई, न्यूयॉर्क क्षेत्र अवस्थित है, ठीक है ना। और इस न्यूयॉर्क में क्या है, क्या पोशाक उद्योग है, या लौह इस्पात उद्योग है, या इंजीनियरिंग उद्योग है, या रसायन उद्योग है। तो यहाँ पर क्या है भाई, पोशाक उद्योग अवस्थित है, ठीक है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 112 पहुंचते हैं और क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता है इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है पूर्वी एशिया में विश्व का क्या है। कह रहा है 60 से 70% कच्चा रेशम मिलता है, 70 से 75% कच्चा रेशम मिलता है, या 75 से 80% कच्चा रेशम मिलता है, या 80 से 50% कच्चा रेशम मिलता है। ऐसा क्या है पूर्वी एशिया में, ठीक है ना। तो क्या है भाई, ये ध्यान देते हैं हम लोग, 80 से 85% तक कच्चा रेशम मिलता है। ये करेक्ट ऑप्शन है, कहाँ मिलता है, पूर्वी एशिया में। यही है क्या आपका करेक्ट आंसर है,
ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमें थोड़ा सा विस्तृत क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और ये क्वेश्चन है आपका 100 नंबर 13 का। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कह रहा है भाई? ऑप्शन पहला है सूती वस्त्र उद्योग ब्रैडफोर्ड में कह रहा है। ऊनी वस्त्र उद्योग वर्जीनिया में कह रहा है। ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ? लिवरपूल में कह रहा है। और कृत्रिम रेशों से तैयार उद्योग कहाँ कह रहा है? ओसाका कह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो सम्मिलित करने वाला प्रश्न है यह बहुत ही विस्तृत प्रश्न होते हैं। मतलब ये ध्यान देंगे, यह परीक्षाओं में सबसे बड़े प्रश्न होते हैं। ठीक है ना? तो आइए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, और यही सबसे इम्पोर्टेंट और कठिन प्रश्न कहे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो सूती वस्त्र उद्योग है वह कहाँ पाया जाता है भाई? लिवरपूल में पाया। लिवरपूल कहाँ? इंग्लैंड में है। ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ पाया जाएगा भाई? ब्रैडफोर्ड में पाया जाएगा। रेशमी वस्त्र उद्योग कहाँ पाया जाएगा भाई? ओसाका में पाया जाएगा। और कृत्रिम रेशों से तैयार वस्त्र उद्योग कहाँ पाया जाएगा? यह वर्जीनिया में पाया जाएगा। अर्थात इस ऑप्शन के इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक का क्या है? 3 है, और बी का 1 है, और सी का 4 है, और डी का 2 है। तो ध्यान दीजिएगा, 3 1 4 2 कहाँ है? इस ऑप्शन में है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 114। 114 को हम लोग देखते हैं। पोशाक उद्योग जिसमें फैशन का अधिक महत्व रहता है। पोशाक उद्योग जिसमें फैशन का अधिक महत्व रहता है। क्या कच्चे माल की उपलब्धता के निकट प्रस्थापित होते हैं, या मध्यम बसे बाजारों में प्रस्थापित होते हैं, या घने बसे बाजारों में प्रस्थापित होते हैं, और उपरोक्त में से कोई नहीं। जो पोशाक होता है वो उद्योग कहाँ सबसे अधिक महत्व रहता है? पोशाक उद्योग। पोशाक उद्योग कहाँ रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब घने बसे बाजारों में प्रस्थापित होते हैं, जिससे उसका सबसे ज़्यादा बिक्री हो सके। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 115। 115 को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। रेशमी वस्त्रोद्योग का विकास सर्वप्रथम हुआ था। कहाँ हुआ था? चलिए इसका ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। चीन में घरेलू उद्योग के रूप में, भारत में घरेलू उद्योग के रूप में, जापान में घरेलू उद्योग के रूप में, संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में हुआ। ठीक है ना? तो आइए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि रेशमी उद्योग का विकास कहाँ हुआ है। रेशमी उद्योग का विकास चीन के घरेलू उद्योग के रूप में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है 116। इस 116 में हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का बृहत्तम रेशमी वस्त्र उत्पादक देश है? क्या वह चीन है, बी भारत है, सी जापान है, डी संयुक्त राज्य अमेरिका है? विश्व का बृहत्तम रेशमी वस्त्र उत्पादक देश कौन है भाई? चीन है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। 117 की ओर हम लोग चलते हैं, और देखते हैं सूती वस्त्र उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में है। क्या चौथा है, ये तीसरा है, दूसरा है, पहला है? किस में भाई? सूती वस्त्र उत्पादन में विश्व में किसका स्थान? भारत का। कौन सा स्थान है भाई? दूसरा स्थान है। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा 118 की ओर आ गए, और 118 देखते हैं हम लोग। पूरे क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है ना? आइए हम लोग सभी लिख देते हैं 118 को। 118 को हम लोग देख रहे हैं भाई। 118 नंबर। निम्नलिखित वस्त्र उद्योग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कौन सा उस वस्त्र उद्योग अभी भी बृहत्तम उद्योग है? भाई वस्त्र उद्योग में, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कौन सा उद्योग सबसे बड़ा अभी भी है? क्या वह ऊनी वस्त्र उद्योग है, या सूत्री वस्त्र उद्योग है, रेशमी वस्त्र उद्योग है, या कृत्रिम रेशों पर आधारित वस्त्र उद्योग है? तो आज भी सबसे बड़ा उद्योग कौन है? तो वह सबसे बड़ा उद्योग वह है बी, करेक्ट आंसर, सूती वस्त्र उद्योग। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है, आगे क्वेश्चन के हम लोग 119 पर आ गए हैं, और 119 क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखते हैं।
कुशल श्रम तथा बाजार। कुशल श्रम, श्रम का मतलब मजदूर, बाजार क्या मतलब रखता है तारत है। ये सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख कारक हैं, या रेशमी वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख कारण हैं, या ऊनी वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख कारण हैं, या कृत्रिम रेशों पर आधारित वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख कारण हैं। ध्यान दीजिएगा, कुशल श्रमिक तथा बाजार किस उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख कारण हैं, तो वह है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात रेशमी वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख कारण हैं। रेशमी वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख कारण हैं। ठीक है, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। 120 में हम लोग ध्यान से देखते हैं 120 क्या कह रहा है। 120 कह रहा है विश्व का ऊन उत्पादन कपास का कितना प्रतिशत तक ही होता है। ठीक है ना, क्या वह 10 से 15% होता है, 15 से 20% होता है, 20 से 25% होता है, या 25 से 30% होता है। तो विश्व का ऊन उत्पादन कपास का कितना प्रतिशत होता है, तो 10 से 15% होता है। करेक्ट आंसर ए। ठीक है, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। 121 को ध्यान से देखते हैं हम लोग। सूती वस्त्र उद्योग तैयार करने की इकाई मुख्यतः कहाँ स्थापित होती है। सूती वस्त्र तैयार करने की इकाई मुख्यतः कहाँ स्थापित होती है। क्या बाजार के समीप, या कच्चे माल या कपास की उपलब्धता के समीप, पानी की पर्याप्त उपलब्धता के समीप, या ईंधन स्रोतों के समीप। जो सूती वस्त्र का उद्योग मुख्य स्थापित होता है वह कहाँ होता है, तो वह बाजार के समीप स्थापित होता है। करेक्ट आंसर ए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 122। ऊनी वस्त्र उद्योग का स्थानीयकरण निम्न में से किन मुख्य कारकों पर आधारित है। बेस है जो क्या है, क्या वह कच्चे माल की सुविधाजनक प्राप्ति पर, या कुशल श्रमिक पर, या मशीनी तथा बाजार पर, या उपरोक्त सभी। जो ऊनी वस्त्र उद्योग है उसमें कच्चे माल की सुविधा भी होनी चाहिए, उसमें कुशल श्रमिक भी होने चाहिए, मशीनें भी होनी चाहिए, अर्थात ये सभी होने चाहिए। तो डी उपरोक्त सभी। आइए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। 123 को हम लोग देखते हैं भाई। निम्न में से कौन सा देश विश्व में सूती वस्त्र उद्योग का बृहत्तम उत्पादक देश है। क्या वह भारत है, जापान है, पाकिस्तान है, या चीन है। तो सूती वस्त्र का बृहत्तम देश कौन है, वह है चीन। इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 124 जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और बड़े बड़े एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर भी मिला है, तो एक बार हम सभी लोग इसको देखते हैं। कृत्रिम रेशों पर आधारित वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के लिए निम्न में से कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं, या कारक महत्वपूर्ण हैं कृत्रिम रेशों के लिए। इसके ऑप्शन ए कह रहा है हाइड्रोकार्बन या अन्य संसाधनों तथा प्रचुर जल की पूर्ति। अगला ऑप्शन कह रहा है सेल्यूलोज या सेल्युलिस्ट रेशे तैयार करने वाले कारखाने, वस्त्र तैयार करने वाले कारखानों के सभी होने चाहिए। कच्चे मालों की सुविधा प्राप्ति या कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, या सस्ती एवं प्रचुर विद्युत आवश्यकता होती है। यह उत्तर संकेत रूप में दिया गया है, आप आइए इसका हल करिए। कृत्रिम रेशों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, चलिए ध्यान दीजिएगा, एक बार पुनः ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा। जब तक ऑप्शन नहीं ध्यान देंगे तब तक आप उत्तर देने में समर्थ रहेंगे। कृत्रिम रेश पहले पूछ रहा है, कृत्रिम रेशा स्थानीयकरण पूछ रहा है, ठीक है ना, और पूछ रहा है महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं। पहले में कह रहा है हाइड्रोकार्बन या अन्य संसाधनों तथा प्रचुर जल की पूर्ति। अगला कला सेल्यूलोज या सेल्युलिस्ट रेशे तैयार करने वाले कारखाने, वस्त्र तैयार करने वाले कारखाने के समीप होने चाहिए। कच्चे मालों की सुविधाजनक प्राप्ति या कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, या सस्ती एवं प्रचुर विद्युत जल आवश्यक होती है। आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या कह रहा है भाई, क्या 1 2 3 सही है, क्या 1 2 3 1 3 4 सही है,
क्या 1 3 2 4 5 सही है, और क्या ऑप्शन नंबर डी 3 4 5 सही हैं। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो जो ध्यान दीजिएगा, जो एक है हाइड्रोकार्बन व अन्य संसाधनों की जल की प्रचुर मात्रा पूर्ति, ये तो एकदम करेक्ट आंसर है। इसके बाद दूसरा कह रहा है कारखाने कहाँ होने चाहिए भाई, बाजार के समीप होने चाहिए ना, कारखाने समीप होने चाहिए जहाँ रेसे तैयार होते हैं, भी सही है। और अगला कह रहा है कच्चे मालों की सुविधा प्राप्ति, ये नहीं है। कुशल श्रमिकों की आवश्यकता, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है भाई, प्रचुर एवं सस्ती विद्युत उत्पादन। तो कच्चे देखिए, कच्चे माल कहीं मिल सकते हैं, कुशल श्रमिक मिल सकते हैं, लेकिन ये सब जगह मिलना असंभव है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है 125 को हम लोग ध्यान से देखते हैं। विश्व में कुल कपास निर्यात कितने प्रतिशत का आयात यूरोप में होता है? 75%, 70%, 65%, 70%, 60%। ध्यान दीजिएगा, विश्व में कपास निर्यात के कुल कितने प्रतिशत आयात यूरोप में होता है? तो वो होता है 70% होता है। आइए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ही, ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन मिल रहे हैं इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बड़े बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नांकित कारणों पर विचार कीजिए। पहला, गन्ना शर्करा चुकंदर शर्करा, मतलब गन्ना शर्करा और चुकंदर शर्करा से ज़्यादा पसंद की जाती है। ध्यान दीजिएगा, इस पर ऑप्शन ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा है गन्ना शर्करा चुकंदर शर्करा से ज़्यादा पसंद की जाती है। दूसरा कह रहा है चुकंदर शर्करा लोगों के स्थानीय मांगों की पूर्ति करने में अपर्याप्त रहता है। तीसरा कह रहा है गन्ना शर्करा की पैदावार करने वाले देशों में कम मांग है और उत्पादन ज़्यादा है। गन्ना शर्करा की पैदावार करने वाले देशों में कम मांग है और उत्पादन ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा ये। फिर आगे कह रहा है गन्ना शर्करा उत्पादन देश आयात करने वाले देशों के उपनिवेश थे। अगला कह रहा है गन्ना शर्करा की उत्पादन लागत कम है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर दिए गए किन किन कारणों से तथ्य का पता चलता है कि गन्ना शर्करा अंतर्राष्ट्रीय शर्करा व्यापार में प्रमुख हिस्सा है। चलिए भाई, प्रमुख हिस्सा किसका किसका है, आइए हम लोग ध्यान देते हैं। किसका किसका हिस्सा है भाई? पहला 2 कह रहा है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, 2 ऑप्शन नंबर 2 देखिएगा, कह रहा है ये करेक्ट है। चुकंदर शर्करा लोगों की स्थानीय मांगों की पूर्ति करने में अपर्याप्त है। सही भाई, ये पूर्ति नहीं कर पाता है। तीसरा कह रहा है कि गन्ना शर्करा की पैदावार करने वाले लोगों में कम मांग है और उत्पादन ज़्यादा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चौथा कह रहा है गन्ना शर्करा उत्पादन देश करने वाले देशों को उपनिवेश थे। और आगे कह रहा है गन्ना शर्करा की उत्पादन लागत कम है, और ऊपर दिए गए ना, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें तो ये चारों को करेक्ट आंसर हैं, अर्थात इसमें से जो बी है वह इज द करेक्ट आंसर है। 2 3 4 और 5, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन 127 की ओर आ गए हम लोग, और 127 क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखते हैं। 127 की ओर, और ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन रासायनिक उद्योगों से प्राप्त कृषि के लिए उपयोगी वस्तु है? ध्यान दीजिएगा 127 के लिए, निम्न में से कौन रासायनिक उद्योग से प्राप्त कृषि के लिए उपयोगी वस्तु है? क्या रासायनिक उर्वरक है, कीटनाशक दवाएं हैं, या उपरोक्त दोनों, ए बी दोनों? तो ध्यान दीजिएगा, जब हम रासायनिक उद्योगों से प्राप्त कृषि करते हैं तो इसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दोनों आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर ए और 2 दोनों सही है, लेकिन यहाँ उपरोक्त दोनों लिखा है और यहाँ लिखा ए और बी दोनों गलत हैं,
इसलिए उपरोक्त दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन 128 की ओर आ गया। 128 कह रहा है, ध्यान देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 128 में है, विश्व में लगभग कितने करोड़ टन से अधिक बफर स्टॉक को छोड़कर रासायनिक उर्वरकों का वार्षिक उपभोग हो रहा है? 19 करोड़ टन से अधिक, 17 करोड़ टन से अधिक, 15 करोड़ टन से अधिक या 13 करोड़ टन से अधिक? तो ध्यान देंगे, विश्व में कितना भाई बफर स्टॉक को छोड़कर रासायनिक उर्वरक उपयोग हो रहे हैं, वो कितने हो रहे हैं भाई? 15 करोड़। करेक्ट ऑप्शन सी, 15 करोड़ टन से अधिक। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 129 को हम लोग देखते हैं। और 129 निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि हर देश ऐसी वस्तु का निर्यात करता है जिसका उत्पादन उस देश में बहुलता से उपलब्ध उत्पादन कर कारक के चलते सापेक्षता गहन होता है, जबकि उस वस्तुओं का आयात करता है जो वहाँ दुर्लभ उत्पादन कारक का गहन उपयोग करते हैं? यह किस सिद्धांत में दिया गया है? क्या वह हेक्सर ओहलिन सिद्धांत में है, वेबर का सिद्धांत है, या फैटर का सिद्धांत है, या उपरोक्त कोई नहीं? तो ये जो सिद्धांत, ये जो बातें कहा गया है वह है हेक्सर और ओहलिन का है। क्या कहे हैं? प्रतिपादित करता है, क्या न क्या यह प्रतिपादित करता है कि हर देश, ध्यान दीजिएगा एक बार पुनः इसको हम लोग देखते हैं। और हेक्सर और ओहलिन क्या कह रहे हैं कि यह प्रतिपादित करता है कि हर देश ऐसी वस्तु का निर्यात करता है जिसका उत्पादन उस देश में बहुलता से उपलब्ध उत्पादन कारक के चलते सापेक्षता गहन होता है, जबकि उस वस्तुओं का आयात करता है जो वहाँ दुर्लभ उत्पादन कारक का गहन उपयोग करता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है ना, हेक्सर और ओहलिन। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन फिर आ गया है भाई सुमेलित करने के लिए, और आप ध्यान दीजिएगा इसको। क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निम्न में से किन बातों पर निर्भर करता है? क्या प्राकृतिक संसाधनों में विषमता, वस्तुओं का अधिक उत्पादन, वस्तुओं का अभाव, आर्थिक विकास की विषमता, शांति और युद्ध, व्यापार नीति, परिवहन तथा संचार का विकास? इसमें से देखिए, और उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद सही उत्तर का संकेत क्या कर रहा है। ठीक है ना, सही उत्तर का संकेत क्या कर रहा है, इसको हम लोग ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें से 1 2 3 4 6 कह रहा है, इसमें 1 2 3 4 कह रहा है, इसमें 4 5 6 7 कह रहा है, और इसमें उपरोक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, हम सभी लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी होगा, अर्थात ये हम सभी लोग एक बार देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है, वहाँ पर क्या बातें निर्भर करती हैं? प्राकृतिक साधनों में विषमता होती है, वस्तुओं का अधिक उत्पादन होता है, वस्तुओं का अभाव होता है, आर्थिक विकास की विषमता होती हैं, शांति और युद्ध होता है, व्यापार नीतियाँ होती हैं, परिवहन तथा संचार का विकास होता है इंटरनेशनल ट्रेड में। इसलिए सभी क्या है? द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आगे की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 130, और इस 30 को हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग छोटा कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, अब क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा। ठीक है ना, फिर भी हम लोग आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। निम्न में से कौन सा सेल्यूलोज एवं सेल्युलोज दोनों प्रकार के रेशों के उत्पादन में विश्व का बृहत्तम देश है? जापान है, पूर्वी यूरोप है, पश्चिमी यूरोप है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो जो सेल्यूलोज और सेल्युलोज दोनों प्रकार के रेशों का उत्पादन करता है वह संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। आइए इसी पर तुरंत 132 को देख लेते हैं। विभिन्न देशों में
के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? लेन देन की प्रक्रिया कहते हैं, या व्यापार कहते हैं, संचार कहते हैं, उपरोक्त सभी कहते हैं। जब किसी वस्तुओं से हम लेन देन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, वस्तु विनिमय करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? व्यापार कहते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है 133 नंबर का, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर आपको ध्यान दीजिएगा, 133 नंबर उर्वरक उद्योग के बारे में पूछ रहा है। उर्वरक उद्योग के स्थानीयकरण के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? कच्चा माल, बाजार की निकटता, प्रचुर मात्रा में जल, और ये भी दोनों। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम उर्वरक उद्योग स्थापित करते हैं, हमें वहाँ क्या चाहिए भाई? कच्चा माल चाहिए, फिर क्या चाहिए? बाजार की निकटता। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ए और बी इज द करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन 134 नंबर को हम लोग देखते हैं। 134 नंबर क्या कह रहा है भाई? अवस्थित एवं बाजार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो शक्तियां एक को प्रभावित करती हैं, वहीं तत्काल दूसरे को भी प्रभावित करती हैं। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दिया गया है? ध्यान दीजिएगा, क्या वेबर ने दिया है, चैम्बरलिन ने दिया है, वाल्टर आइजॉर्ड ने दिया है, या फेटलर ने दिया है? उद्योग अवस्थित सिद्धांत से परिभाषा लिया गया है। अवस्थित एवं व्यापार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है ना, जो शक्तियों को प्रभावित करती हैं और तत्काल दूसरे को भी प्रभावित करती है। कथन किसका है भाई? वह वाल्टर आइजॉर्ड का है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है 135 को हम लोग देखते हैं। और 135 क्वेश्चन में लिख रहा है, निम्नलिखित में से उर्वरक का प्रकार नहीं है। क्या नहीं भाई? निम्नलिखित में से उर्वरक का प्रकार नहीं है। क्या सल्फ्यूरिक उर्वरक, नेत्रजन उर्वरक, नाइट्रोजन जिसे कहते हैं हम लोग, फास्फेट उर्वरक, या पोटाश उर्वरक? इसमें से उर्वरक का प्रकार नहीं है, वह है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सल्फ्यूरिक उर्वरक उर्वरक का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं, निम्न में से कौन रसायन उद्योग की एक शाखा है? क्या वह उर्वरक उद्योग है, या चीनी उद्योग है, या वस्त्र उद्योग है, या ये और सी दोनों? ठीक है ना, तो जो इसमें से 136 है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, रसायन उद्योग की एक शाखा है। कौन? उर्वरक उद्योग, या चीनी उद्योग, या वस्त्र उद्योग, या ए और सी दोनों? तो ध्यान दीजिएगा, जब हम रसायन उद्योग की एक शाखा स्थापित करते हैं तो वहाँ पर हमें वस्त्र उद्योग, उर्वरक भी उद्योग चाहिए, और साथ ही साथ हमें क्या चाहिए भाई? सी, वस्त्र उद्योग। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ए और सी का डी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है 137 में हम लोग ध्यान से देखते हैं। और ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से देश कच्चे माल का आयात करते हैं तथा आयातित कच्चे माल से बनी हुई वस्तुओं का निर्यात करते हैं? ब्रिटेन तथा जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, रूस और भारत। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन से देश कच्चे माल का आयात करते हैं तथा आयातित कच्चे माल से बनी हुई वस्तुओं का भी निर्यात करते हैं? वो कौन से देश हैं भाई? ब्रिटेन और जापान है। क्वेश्चन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 138 पर जाते हैं, उनमें से कौन से उद्योग अधिकतर कच्चे माल की प्राप्ति स्थान के लिए सर्वाधिक निकट होते हैं? ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, कच्चे उद्योग, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है? कच्चे माल की प्राप्ति के निकट अधिकतर होते हैं। लोहा इस्पात उद्योग, उर्वरक उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग। तो चीनी उद्योग जहाँ कच्चा माल होता है वहीं इसका स्थापित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 139 को देखते हैं हम लोग। विकसित औद्योगिक देशों की ओर जाने वाले माल में क्या है? खाद्य फसलों की प्रमुखता रहती है। कम इकाई मूल्य के खनिज ईंधन एवं प्राथमिक उत्पादों की ही प्रमुखता रहती है, या विभिन्न प्रकार के फलों तथा व्यापारिक मूल्य की फसलों की प्रमुखता रहती है, या निर्यात माल की प्रमुखता रहती हैं?
तो यहाँ पर देखा जाए विकसित उद्योगों की ओर जाने वाले माल में क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी कम इकाई मूल्य के खनिज ईंधन एवं प्राथमिक उत्पादों की प्रमुखता रहती है। क्वेश्चन नंबर 140 और आज का अंतिम क्वेश्चन, और इस अंतिम क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग विश्व का महत्वपूर्ण सामुद्रिक मार्ग है? क्या प्रशांत सागरी जलमार्ग है, या दक्षिण अटलांटिक जलमार्ग है, या उत्तर अटलांटिक जलमार्ग है, या पनामा? तो विश्व का जो सबसे बृहत्तम जलमार्ग है वह अटलांटिक जलमार्ग है। अब इस समस्या, जैसे कि कोई भी प्रश्न को समस्या है तो आप 94 51 91 26 21 व्हाट्सअप करके आप इसको समझ सकते हैं। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग अमरेश एकेडमी टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, और इस टेलीग्राम में आप सभी लोग अमरेश एकेडमी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ पर आपको पूरा ये मिल जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।